चैनल। तो मैं आज आपको 18 नवंबर के द हिंदू के शॉर्ट नोट में आपको क्या क्या मेंशन करना है, अपने शॉर्ट नोट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहला हमारा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से रिलेटेड, जो कि स्कीम है उस पर बेस्ड है, न्यूज़ में आया है आज। तो इसमें पहले हमें ये जानना है कि ये फ्री फूड ग्रेन स्कीम है। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एक फ्री फूड ग्रेन स्कीम है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा जब फर्स्ट बार लॉकडाउन लगा था मार्च 2020 में, तब। ठीक है, मार्च 2020 में जब फर्स्ट बार लॉकडाउन इम्पोज किया गया था उस समय ये चीज़ लाई गई थी। इसमें सेंटर ने, जो सेंटर गवर्नमेंट है, उसने प्रोवाइड किया था 5 kg मतलब 5 किलोग्राम 5 किलो फ्री फूड ग्रेन पर मंथ टू पुअर। मतलब सेंटर ने 5 kg फ्री फूड ग्रेन देने का ये हुआ था कि हर महीने वो पुअर्स जो हैं, गरीब जो हैं, उनको देंगे। इसमें एडिशन में क्या था कि सब्सिडाइज्ड रुपीज़ जो 2.3 पर केजी राशन उनको देना था। ठीक है, अंडर इस किसके, ये पूछ सकता है ना कि ये जो दिया गया अंडर विच या मिनिस्ट्री या स्कीम, तो ये आपको होगा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। किस एक्ट के द्वारा ये दिया गया, तो ये अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA। ठीक है, नाफसा भी बहुत लोग बोलते हैं, पर आप नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट फुल फॉर्म आपको जानना है। ये फैमिलीज़ को कवर करती है जो PDS में आते हैं। ठीक है, जो PDS स्कीम के अंडर आते हैं उनको ये स्कीम कवर करती है। फिर इसमें एक चीज़ और दी गई है कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है वो फ्री फूड ग्रेन्स या राइस या फिर वीट, यानी कि चावल या फिर गेहूँ, दोनों में से देती है कुछ भी। 80 करोड़ जो बेनिफिशरीज़ रहे हैं जो नेशनल से, जो यहाँ पे आपको ये देखो यहाँ पे बताया गया है ना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो ठीक है, यहाँ पे NFSA होगा। ठीक है, यहाँ पे NFSA होगा, यहाँ पे गलत है, NSFA नहीं होगा। ठीक है, तो ओवर 80 करोड़ बेनिफिशरीज, 80 करोड़ लाभार्थी जो हैं इस स्कीम के अंदर आते हैं। और ये जो स्कीम है वो वन नेशन वन राशन कार्ड के थ्रू भी वो इसको पा सकते थे। ये भी इसमें जो प्रावधान था, जो चीज़ें थी वो की गई थी कि वन नेशन वन राशन कार्ड, यानी कि एक नेशन में एक राशन कार्ड वो यूज़ करके किसी भी स्टेट में है, अगर दूसरे स्टेट का भी है तो वो वहाँ पर भी जो फूड ग्रेन्स है वो ले सकता है। ठीक है, उसको प्रोवाइड होगा। फर्स्ट ये जो इंट्रोड्यूस किया था ये अप्रैल से जून के बीच 2020 के बीच, जो ड्यूरिंग लॉकडाउन जब एक्सटेंड किया गया था 6 महीने के लिए। देखो, पहले तो ये इम्पोज किया गया मार्च 2020 जब फर्स्ट फेज़ लगा लॉकडाउन का, सारे गरीबों को देने के लिए हुआ। उसके बाद इसको एक्सटेंड किया गया था, यानी कि बढ़ा दिया गया था 6 महीनों के लिए। ठीक है, और जो अभी लेटेस्ट अनाउंस हुआ था वो एक्सटेंड किया गया था सितंबर 2022 तक। तो लेटेस्ट अनाउंस्ड जो था एक्सटेंडेड अप टू सितंबर 2022, और इसमें कॉस्ट ऑफ ₹80,000 करोड़ लगे थे सबको, बेनिफिशरीज जितने थे उन पे पहुँचाने के लिए। इसमें required center to allocate 24.4 million tons of wheat and rice for PM गरीब कल्याण अन्न योजना इन एडिशन टू यूजुअल एलोकेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, तो 24.4 मिलियन टन्स सेंटर को रिक्वायरमेंट थी कि वो एलोकेट करे। फिर एथिक्स से एक किसी ने कमेंट किया था, पहले कमेंट करके बोला था कि मैम एथिक्स से रिलेटेड भी बताना, एथिक्स से रिलेटेड भी बताना है। तो उसमें मैं ये बोलती हूँ कि देखो, डेली नहीं आता, जब आता है तो मैं बताऊँगी। देखो, इसमें एथिक्स से रिलेटेड आज आया हुआ है, आप इसको एथिक्स में लिख सकते हो, तो मैं ये बता रही हूँ। इसमें 5 जज बेंच हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लेके क्या बात की है ये हम एथिक्स में लिख सकते हैं। अब देखो, इसमें है इलेक्शन कमीशन बी प्रोफिशिएंट, कम्पिटेंट, कम्प्लीटली ऑनेस्ट एंड आर्म विद आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड ऑफ द सर्विस। तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, कम्प्लीटली ऑनेस्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन के बारे में बताई गई। सुप्रीम कोर्ट जो जज बेंच है उन्होंने बोला बट ही मे हैव डेफिनेट पॉलिटिकल लीनिंग विच मे एंड अप डिस्प्लेइंग इटसेल्फ इन ऑफिस। तो किसी भी तरीक़ा की पॉलिटिकल लीनिंग नहीं होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन के साथ, ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे जस्टिस KM जोसेफ जो हैं, जो लीड कर रहे हैं 5 जज बेंच को, उन्होंने रेफ़र किया कि कैसे 10th चीफ इलेक्शन कमिश्नर TN शेषन ने मैनेज किया क्लीन अप करने के लिए इलेक्टोरल सिस्टम को। तो यहाँ पे उन्होंने कहा मिस्टर शेषन merely had put in place set of rule reduced human discretion to the minimum। तो ह्यूमन जो डिस्क्रिशन मिनिमम लेवल पे वो मैनेज किए। अब इसमें देखो ये सिचुएशन जो है उसमें है कि इलेक्शन कमिश्नर हार्डली नीड टू फियर प्रेशर फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी और गवर्नमेंट। तो ये जो ये आर्टिकल है उसमें ये कुल मिला के ये बताना चाह रहे हैं कि कई बार जो इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको ये कि वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है, उस पर किसी भी तरीके का कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए और ना ही उसको किसी भी तरीके से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में आना चाहिए। तो यहाँ पे ये मेंशन है इलेक्शन कमिश्नर हार्डली नीड टू फियर प्रेशर फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी और गवर्नमेंट, कि उसको कभी भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि वो कभी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट से वो क्या करे, फियर या प्रेशर आए उसको। अब इसमें इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो ये एक इंस्टीट्यूशन है। इलेक्शन कमीशन वुड मेंटेन फंक्शनल इंडिपेंडेंस, उसका फंक्शनल इंडिपेंडेंस है, वो फंक्शन करता है इंडिपेंडेंटली। और इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी, उसमें क्या है कि पॉलिटिकल लीनिंग और कंपिटेंस ऑफ इंडिविजुअल कमीशन में भी, तो मतलब ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है और उसको उसी तरीके से अपनी जो भी काम है उसको फंक्शन करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ द एनिमी ऑफ द वर्ड, ये लाइन जो है वो हम मेंस में यूज़ कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ द एनिमी ऑफ द वर्ड। इसके बाद एक चीज़, अब हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है IR से रिलेटेड, मॉस्को फॉर्मेट से रिलेटेड आया है। इसमें है कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान हेल्ड इन रशियन कैपिटल। तो रशियन कैपिटल में जो कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान हुआ उस पर बात की जा रही है मॉस्को फॉर्मेट में। मॉस्को फॉर्मेट जो हुआ वहाँ पे, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि रिस्पेक्ट फॉर ऑल अफगान एथनिक ग्रुप्स एंड माइनॉरिटीज़। इसमें बात की गई है जो रिस्पेक्ट के लिए अफगान जो एथनिक ग्रुप्स हैं जितने भी, और साथ ही साथ माइनॉरिटीज़ के लिए। उसमें है बिड टू क्रिएट नेशनल रिकन्सिलिएशन इन वार टर्न कंट्री। जो वार टर्न कंट्री अभी तालिबान का रूल है, ये सबसे रिलेटेड यहाँ पे बात की। तो जॉइंट स्टेटमेंट जो आई उसमें ये हुआ, जॉइंट स्टेटमेंट है ये कंक्लूजन पे निकले हैं कि एंडिंग ऑल टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन अफगानिस्तान, कि हर तरीके की जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में, ठीक है। पहले, और प्लेसिंग मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ऑफ थर्ड कंट्री, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए अफगानिस्तान में। और एडजेसेंट स्टेट इज़ अनएक्सेप्टेबल, कोई एडजेसेंट स्टेट है वो अनएक्सेप्टेबल होगा वहाँ पे। अब इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्री कौन कौन सी रही हैं? रशिया है, इंडिया है, चाइना, पाकिस्तान है, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है। तो ये सारी जो कंट्रीज़ हैं वो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ रही हैं इसमें। और इसमें एक चीज़ और भी कही गई कि इट्स कमिटमेंट टू इरेडिकेट टेररिज्म एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। तो इसमें ये कहा गया है, नीचे देखो, कॉल अपन तालिबान टू फुलफिल, कि तालिबान को फुलफिल करना चाहिए जो उसने कमिटमेंट दिया था इरेडिकेट करने के लिए टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग को उस एरिया में। तो इसकी बात यहाँ पे की गई है। तो ये था आज का द हिंदू का शॉर्ट नोट का एनालिसिस। पसंद आए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।